दिखाऊंगा ये आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई वनडे का कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ तक टेट सीटेट का कोई भी परीक्षा होगा, सब में इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कारक। कारक कारक में सबसे पहली बात हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपकी हेडिंग होगी कारक का शाब्दिक अर्थ। कारक का शाब्दिक अर्थ। यदि कारक की शाब्दिक के अर्थ की बात की जाए तो आप कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। आप यहां समझने का प्रयास करिए, कार्य का हुआ अर्थ काम और करने वाला का मतलब हुआ कर्ता। आपको पता है ये जो कर्ता है इसी कारक का ही एक भेद है, जिसमें इसका अर्थ लिया गया है कार्य करने वाला। अर्थात जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है और जो कार्य होता है वो क्या होता है, काम होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि भैया इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कार्य करने वाला। लेकिन मामला ये आता है कि अगर इसका अर्थ है कार्य करने वाला तो ये काम किस प्रकार का करता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। हेडिंग पड़ेगी आपकी कारक किस प्रकार का काम करता है। काम करता है, तो ये आपकी हेडिंग है, कारक किस प्रकार का काम करता है। तो आइए हम समझते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, कारक वाक्य में उपस्थित पदों को जोड़ने का कार्य करता है। तो कारक का क्या काम हुआ कि वाक्य में जो उपस्थित पद हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन एक बात यह समझना है, वाक्य में जो उपस्थित पद होते हैं उनको जोड़ने का कार्य कारक करता है, जबकि एक उपवाक्य या वाक्य को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय करता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में आप कह सकते हो, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहां देखिए ये कर्ता कारक है, ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है। यहां देखिए आपस में कर्ता और कर्म आपस में एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इसका जो कार्य हुआ ये आपको जोड़ने का कार्य हुआ, क्योंकि यहां देखिए आपस में राम और रावण आपस में जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। ऐसी पद का नाम क्या है कारक की दृष्टि से, तो ये आपस में कारक हैं, तो ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन ये आपस में एक पद था, लेकिन अगर इसको हम एक वाक्य को जोड़ने का प्रयास करेंगे
तो क्या बन जाएगा, ये समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा जबकि महेश श्याम को पीटा, महेश ने श्याम को पीटा। देखिए अब यहां देखिए ये एक अलग उपवाक्य है और यह एक अलग उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया किसने, तो ये भैया क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि यदि वाक्य में प्रयुक्त पदों को जोड़ना है तो हम कारक के तरीके से जोड़ सकते हैं, यानी कारक के द्वारा जोड़ सकते हैं, और अगर एक वाक्य को जोड़ना है तो हम समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो आइए हम निष्कर्ष इससे ये पता चलता है, तो आइए इससे हम निष्कर्ष बताते हैं आपको। लिखिएगा, देखिए निष्कर्ष स्वरूप यह पता चला कि यदि वाक्य में किसी पदों को जोड़ना होगा तो हमें कारक का सहारा लेना पड़ेगा, जबकि एक वाक्य को यदि जोड़ना होगा तो हमें समुच्चय बोधक अव्यय का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष स्वरूप देखा जाए तो यदि वाक्य में किसी पदों को जोड़ना होगा तो हमें कारक का सहारा लेना पड़ेगा, जबकि एक वाक्य को यदि जोड़ना होगा तो हमें समुच्चय बोधक अव्यय का सहारा लेना पड़ेगा। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर एक वाक्य को जोड़ना है तो हम अव्यय का प्रयोग करेंगे, अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे, और एक वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को जोड़ना है या पदों को जोड़ना है तो एक कारक शब्द की सहायता से आप पदों को जोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए मामला ये आता है कि अगर हमें इसके अर्थ की बात पता चल गई कि कारक किस प्रकार का कार्य करता है तो वाक्य में प्रयुक्त पदों को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे कारक शब्द की व्युत्पत्ति। कारक शब्द की व्युत्पत्ति, देखिए कारक शब्द की व्युत्पत्ति की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कारक शब्द की व्युत्पत्ति मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो संस्कृत भाषा में बताने वाला हूं और एक आपको हिंदी भाषा की दृष्टि से बताने वाला हूं। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत भाषा में कैसे बना है और आपको हिंदी भाषा में कैसे बना है, लेकिन ध्यान आप दोनों पर दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि टेट का एग्जाम आप लोग दोगे तो वहाँ संस्कृत वाला भी पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो लिखिएगा, यदि कारक
शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो क्री धातु देखिए इसका प्राचीन रूप डोक्रिय धातु, लेकिन डोक्रिय धातु तथा ड़ौल तचौ सूत्र से क्री धातु के साथ ड़ौल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कारक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब ये तो रही संस्कृत भाषा की बात, लेकिन हम लोग जानेंगे हिंदी। लिखिएगा कारक शब्द की व्युत्पत्ति यदि हिंदी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो कारक शब्द क्री धातु तथा हिंदी व्याकरण का विशेष प्रत्यय अक से मिलकर बना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, अगर हम संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से क्री धातु, जिसका इसमें क्री धातु पहले डोक्री धातु के नाम से जाना जाता था। जो ये क्री धातु है वो प्राचीन समय में डोक्री धातु के नाम से जाना जाता था, तथा ड़ौल तचो सूत्र से ये जो क्री धातु के साथ है ड़ौल प्रत्यय का आगम होता है, अर्थात ड़ौल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कारक शब्द की क्या हुई है? व्युत्पत्ति हुई है। अगर वही कारक शब्द की व्युत्पत्ति हम हिंदी भाषा में देखें तो कह रहा है क्री धातु तथा हिंदी व्याकरण का विशेष प्रत्यय अक प्रत्यय से हुआ है, अर्थात इसका नाम क्या है? एक विशेष प्रत्यय। अब विशेष प्रत्यय की बात थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं। विशेष प्रत्यय क्या होता है? ये विशेष प्रत्यय यदि किसी शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं
तो उस शब्द के प्रथम व्यंजन में जुड़ा स्वर जो होता है उसको बदल देते हैं। जैसे अगर छोटा आ है तो वो बड़ा कर देते हैं, यदि छोटी ई है तो उसे बड़ी कर देते हैं, यदि छोटाऊ है तो उसे बड़ाऊ कर देते हैं। तो ये बात आपकी स्पष्ट हो गई होगी कि विशेष प्रत्यय क्या होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं इसे कि कारक शब्द की व्युत्पत्ति तो हम समझ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता चला बना कैसे है। तो आइए हम लोग बना के भी दिखाते हैं क्या वास्तव में कैसे बना है। अभी प्यारे बच्चों हमने देखा कि संस्कृत भाषा में ये क्री धातु क्री प्लस रौल प्रत्यय बराबर क्या बना है, कारक बना है। ठीक, पहले मैं इसी को समझा देता हूं। देखिए यहां देखिए क्री धातु को अगर तोड़ें तो का धन री मिला, धन रौल प्रत्यय मिला। ठीक, बन जाएगा कारक। कैसे कारक बनेगा ये बताता हूं। आपको पता है ये जो रौल एक प्रत्यय है, इसमें जो है ये ड़ा और ये ला, इसमें इत संज्ञक होकर तस् लोपा सूत्र से इसका लोप कर दिया गया। आधा ड़ा का और ला का जो है ये इत संज्ञक होकर तस् लोपा सूत्र से लोप कर दिया गया है। तो शेष बचा है का धन री धन उ बराबर कारक। ठीक, अब देखिए यहां उ प्रत्यय शेष बचा है। उ में क्या होता है, उ का यू और नाको सूत्र से अक आदेश होता है, अक आदेश होता है। तो क्या बन जाएगा, का धन री धन अक। अभी मैंने बताया कि अक ये क्या है, हिंदी का विशेष प्रत्यय, जो कि यहाँ ई और नाको सूत्र से आदेश हुआ है। ठीक है, उ का जो है ई और नाको सूत्र से अक का आदेश हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए विशेष प्रत्यय यहाँ री है। तो अभी हमने बताया जब किसी भी शब्द के अंत में विशेष प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द के प्रथम व्यंजन में जुड़ा स्वर होता है वो निम्नानुसार बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ का है तो का में जुड़ा था री, तो ये दीर्घ री बन जाएगा। लेकिन यहाँ संस्कृत है तो यहाँ दीर्घ री ना होकर क्या हो जाएगा, आर होगा, क्योंकि यहाँ गुण संधि होगी। तो यहाँ देखिए इसका क्या होगा, यहाँ इसका आर हो जाएगा धन, अक हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा का। तो अगर मैं यहाँ से जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो क्या बना, का धन रा में मात्रा रा धन का, तो बराबर क्या बना, कारक। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा में क्या बना है, हमारा कारक बना है। तो आशा करते ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको हिंदी भाषा में करके दिखा देता हूँ। हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा में अभी आपने देखा क्री धातु क्री धन अक प्रत्यय बराबर कारक। वही कहानी यहाँ पर भी लागू होगी। यहाँ देखिए का में क्या है, री है धन अक है, बराबर कारक बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है विशेष प्रत्यय, तो इसका क्या हो जाएगा, आर होगा धन, अक हो जाएगा बराबर कारक। तो अगर हम धन लगाए यहाँ का, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बना, का और धन, यहाँ रा धन का, तो बराबर जोड़ दें क्या बन जाएगा, कारक। ये आपका रहा हिंदी भाषा की दृष्टि से और ये आपका रहा संस्कृत भाषा की दृष्टि से। हाँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में जो ये अक प्रत्यय आया है ये किस सूत्र से आया है। तो आप बता सकते हैं ई और नाको सूत्र से आया है, अक का आदेश हुआ है। ठीक है, और संस्कृत भाषा में जो है कारक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो रौल प्रत्यय जुड़ा है। जबकि हिंदी भाषा में कारक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो अक प्रत्यय जुड़ा है।
तो आइए, ये रही बात तो व्युत्पत्ति की। लेकिन व्युत्पत्ति की बात हमारी हो गई। अब हम लोग जानते हैं कारक शब्द की जो है परिभाषा क्या होगी। तो कारक शब्द की परिभाषा देखिए, कारक शब्द की परिभाषा। तो कारक शब्द की परिभाषा में थोड़ी सी बातें हम समझेंगे। लिखिएगा, वैसे तो देखा जाए कारक शब्द के निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण परिभाषा को आज हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहली परिभाषा है क्रिया का जनक कारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा है क्रिया का निर्वाहन करने वाला कारक कहलाता है। तीसरी परिभाषा क्रिया का संपादन करने वाला कारक कहलाता है। चौथी परिभाषा है क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है। पांचवी परिभाषा क्रिया को संपादन ऐसा लिखिए आप, क्रिया का सीधा संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं। छठी क्या, क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। आप सातवीं पॉइंट कहते हैं क्रिया का सीधा संबंध कारक कहलाता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप इतनी परिभाषाएं आप नोट कर लीजिए। कह रहा का क्रिया का जनक जो होता है वो भी कारक कहलाता है। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। देखिए छूट गया, इसको मैं लिख दे रहा हूं। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। क्रिया का निर्वाहन करने वाला, यहाँ देखिए करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया का संपादन करने वाला
कारक कहलाता है, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है, क्रिया का सीधा संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं, क्रिया जिसके साथ साक्षात संबंध हो उसे भी कारक कहते हैं, और क्रिया का सीधा संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, आप इतनी परिभाषाएं आप नोट कर लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, एक परिभाषा और मैं नोट करवा के लिखवाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लिख देते हैं ऊपर। तो आइए समझते हैं। कह रहा है संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ संबंध है स्थापित होता है तो उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। इस परिभाषा को आप नोट करिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। कह रहा कि संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहा जाता है। ठीक है, अब आप अगर कारक की परिभाषा समझ गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात यह है कि कारक की परिभाषा इतना ज़्यादा तो है ही, इसमें से लेकिन दो कारक की परिभाषा ऐसी है जिसका अर्थ हमें समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषा है जिसका अर्थ हमें समझना चाहिए। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से परिभाषाएं हैं। देखिए, जिसमें से पहली परिभाषा आपकी यही देखिए आ गई, इसका भी अर्थ हमें समझ में नहीं आता, इसका अर्थ क्या होता है ये जाने। दूसरी परिभाषा आता है क्रिया का सीधा संबंध है कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। प्यारे बच्चों, इन दोनों परिभाषा को अगर आप समझ लिए, अगर आप इन दोनों परिभाषा को अच्छे से कंठस्थ कर ले गए तो आपके एग्जाम में कारक से जो भी प्रश्न आता है वो कभी जीवन में गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए मतलब क्या है दोनों का। जैसे देखिए, आपने एग्जाम में देखा होगा या आप लोग सॉल्व पेपर जब भी सॉल्व करते हो तो आपके एग्जाम में दो तरह से प्रश्न आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो आपके एग्जाम में देखो प्रश्न कैसे आता है। जैसे हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि रेखांकित पदों में कौन सा कारक है। तो आप कहते हो सर कर्ता ने कर्म को मारा, इसलिए यहां कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, लेकिन अभी कहा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। पहला प्रश्न तो रेखांकित करके पूछ लिया जाता कौन सा कारक, आप बता देते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछता दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। तो दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है ये बता सकते हो। यहां देखो क्रिया है, अब क्रिया का संबंध ही कारक कहलाता है, सीधा संबंध। तो क्रिया का संबंध किससे है? से है। तो ऐसे में कह सकते हो से किस कारक की विभक्ति है? तो आप कह सकते हो यहाँ साधन का प्रयोग हो रहा है तो करण कारक की विभक्ति है। तो दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है?
करण कारक है। ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन कभी ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि भैया आप ये बताइए, राम ने रावण को बाण से मारा, रावण में कर्म कारक है किस परिभाषा से है, तब वहीं पर आप बच जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको गारंटी दिलाता हूं कि यहां फंसने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कहता है कि राम ने रावण को बाण से मारा और रेखांकित पदों में कर्म कारक किस परिभाषा से है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा संज्ञा एवं सर्वनाम वाले परिभाषा से है। पासवर्ड क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम वाले परिभाषा से ये क्वेश्चन आया है। जबकि अगर वाक्य में सीधा पूछा जाए कौन सा कारक है, तो ऐसे में कहेगा वाक्य में करण कारक है किस परिभाषा से है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया का सीधा संबंध। क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध का मतलब ही है कि भैया क्रिया का जिसका साक्षात सीधा संबंध होगा वाक्य में वही कारक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया का सबसे ज्यादा संबंध किसका? से है, और से किस कारक की विभक्ति है? तो करण कारक की विभक्ति है। ऐसे में दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बात लिख दे रहा हूं यहां पर, निष्कर्ष क्या निकला? देखिए लिखिएगा, इन दोनों परिभाषाओं से निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि वाक्य में किसी कारक पद को रेखांकित करके प्रश्न किया जाए तो वह उत्तर संज्ञा एवं सर्वनाम वाले कारक की परिभाषा से है। और यदि वाक्य में प्रश्न किया जाए कि कौन सा कारक है, तो यह प्रश्न का उत्तर कारक का सीधा संबंध क्रिया का सीधा संबंध कारक वाले परिभाषा से है। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ के होंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। इन दोनों परिभाषाओं से निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि वाक्य में किसी कारक पद को रेखांकित करके प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर संज्ञा और सर्वनाम वाले परिभाषा से है, और अगर दिए गए वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है तो उसका उत्तर किस परिभाषा से है, तो क्रिया का सीधा संबंध वाले से है। अब अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए पदों में रेखांकित पदों में कौन सा कारक है और किस परिभाषा से है, तो आप बता सकते हो। अगर दिए गए वाक्य में पूछा जाए ये कारक है और किस परिभाषा से है, तो ये भी आप बता सकते हो। ये थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है, प्रेजेंट टाइम में आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी हम शेष आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये जान लिया है
तो आइए हम लोग कारक की विशेषताएं सीख लेते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं कारक की विशेषताएं। सबसे पहली बात ये जान लो कारक की विशेषता क्या होती है। तो हेडिंग पड़ेगी कारक की विशेषताएं। देखिए कारक की विशेषताएं क्या होती है। देखिए विशेषता पहले जानिए, विशेषता क्या होती है। किसी भी शब्द या किसी भी व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ होती है, जो बुराइयाँ होती है, गुण और दोष बताना ही क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे मैं कहूँ राम अच्छा है, राम बुरा है, राम भला है, राम छोटा है, ये सब के सब क्या है, विशेषताएं हैं। उसी प्रकार ये विशेषताएं कुछ ऐसे कारक के भी पाए जाते हैं, उसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे। देखिए कारक की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि कारक केवल संज्ञा एवं सर्वनाम पद होते हैं। कारक केवल संज्ञा एवं सर्वनाम पद होते हैं। दूसरा पॉइंट, कारक में केवल दो पद पाए जाते हैं। तीसरी पॉइंट ये है, कारक शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तीसरी पॉइंट, कारक में एक से, ऐसा लिखिए, एक वाक्य में एक से अधिक कारक पाए जाते हैं। चौथी पॉइंट, एक वाक्य में एक स्थान पर कभी भी दो कारक नहीं होंगे। छठा पॉइंट, कारक ऐसा लिख लीजिए, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका क्रिया से संबंध होता है। कोई भी कारक शब्द
निश्चित कारक की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसका प्रयोग एक वाक्य में होगा। मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ, आपका अगला पॉइंट लिखिएगा। एक शब्द में अनंत कारक होते हैं। किसी भी स्वतंत्र शब्द को हम केवल कारक के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी जो है कारक की विशेषताएं थी, और इसी कारक की विशेषताओं के साथ आज की जो क्लास है इसका मैं समापन करता हूँ, और आज की क्लास यहीं पर स्थगित होती है। आगे शेष